नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी सीबीएसई द्वारा ली गई कक्षा 10वीं व 12वीं की ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें महर्षि पब्लिक स्कूल से कक्षा 12वीं के छात्र रहने वाले सैनिक सकला ने 97.60 अंक हासिल करते हुए जिले में अव्वल स्थान हासिल किया। वहीं महर्षि पब्लिक स्कूल की ही खुशी कासट ने 96.60% अंक हासिल करते हुए जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा सीबीएसई की कक्षा 10वीं हेतु ली गई परीक्षा में पोदार इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा रहने वाली कृति संघई ने 99% अंकों के साथ जिले में अव्वल स्थान हासिल किया है। जिले में सीबीएसई पाठ्यक्रम वाली कक्षा 12वीं की कुल 6 शालाएं हैं, वहीं सीबीएसई पाठ्यक्रम वाली कक्षा 10वीं की जिले में 9 शालाएं हैं और इस बार सभी शालाओं के नतीजे 100% रहे और सभी विद्यार्थियों ने बेहतरीन अंकों के साथ अपनी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। विगत एक सप्ताह से लगातार चल रही बारिश की वजह से जहां पूरे सप्ताह आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त रहा, वहीं गुरुवार व शुक्रवार को मौसम खुला रहने के चलते आम लोगों ने काफी हद तक राहत महसूस की। लेकिन इसके बाद शुक्रवार की रात एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो पूरी रात चलता रहा। शनिवार की सुबह एक बार फिर पूरी तरह से भीगी रही, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आया। शुक्रवार की शाम 6-7 बजे के आसपास ही बारिश की फुहारें पड़नी शुरू हो गई थी, जिनका जोर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और रात होते होते झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो पूरी रात चलने के साथ ही शनिवार की सुबह भी शहर सहित जिले में चारों ओर पानी बरसता रहा। वहीं मौसम विभाग ने अब 23 जुलाई से एक बार फिर लगातार 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया है और 22 जुलाई की रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर तेज भी हो गया है। ऐसे में खरीफ फसलों पर संकट के बादल मंडराते कहे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसलें एक बार फिर बर्बाद होने की कगार पर हैं। वहीं अगर बारिश ने दोबारा जोर पकड़ा तो पहले से लबालब भरे बांधों में एक बार फिर जल स्तर बढ़कर जल निकासी करने की नौबत आ सकती है और एक बार फिर बाढ़ सदृश स्थिति बन सकती है। जिले में विगत 18 व 19 जुलाई को अतिवृष्टि व बाढ़ की वजह से 826 गांवों में खेती किसानी का नुकसान हुआ है और नदी नालों में आई बाढ़ की वजह से 463 हेक्टेयर क्षेत्र में खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह गई, जिसे लेकर कृषि विभाग द्वारा नुकसान की प्राथमिक रिपोर्ट विगत गुरुवार को ही जिलाधीश पवनीत कौर के सामने पेश की गई। बाढ़ व बारिश से प्रभावित 11 तहसीलों में सोयाबीन, तुअर व कपास का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने की वजह से तुअर की फसल पर भर व सोयाबीन व कपास की फसल पर बुरशीजन्य रोग का प्रादुर्भाव हो गया है। अतिवृष्टि से बाधित तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के 48 गांव के 582 परिवारों को पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों सानुग्रह मदद धनादेश का वितरण किया गया। इस समय पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने प्रभावित परिवारों के साथ संवाद साधकर उन्हें सांत्वना भी दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने हेतु बधाइयां दी। साथ ही उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें भावी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा आगामी बुधवार 27 जुलाई को शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिवस पर अमरावती से श्री क्षेत्र शेगांव के लिए मोटरसाइकिल वारी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 27 जुलाई की सुबह 8 बजे साईनगर स्थित साई मंदिर से शिव सैनिकों का जत्था मोटरसाइकिलों पर सवार होकर शेगांव के लिए रवाना होगा। इस मोटरसाइकिल वारी के आयोजन को सफल बनाने हेतु राजापेट स्थित शिवसेना भवन में पार्टी के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा एक नियोजन बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें महानगर शिवसेना के सभी पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर पार्टी में ठाकरे परिवार के नेतृत्व को लेकर अपनी आस्था व निष्ठा प्रकट की। अमरावती सीए ब्रांच द्वारा जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से किए गए बदलाव पर विचार मंथन करने हेतु आज एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें जीएसटी गुरु माने जाते औरंगाबाद निवासी सीए उमेश शर्मा ने उपस्थित रहकर अमरावती सीए ब्रांच के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित स्थानीय उद्योजकों व व्यापारियों का मार्गदर्शन किया। जीएसटी के नेटवर्क पे आपका जीएसटीएन से लॉगिन आपने किया तो लॉगिन करने के बाद में एक ग्रीवियंस का एक विंडो है, जहां पर आप सामने वाले का जीएसटी नंबर डाल के वो कंप्लेंट डाल सकते हो कि इससे मैंने ये ट्रांजैक्शन करी है और वो आईटीसी नहीं भर रहा या वो मुझे प्रॉपर रिटर्न नहीं भर रहा, तो वो आप उस नंबर पे क्लिक करके डालेंगे तो वो नंबर पकड़ा जाएगा, यानी नाफेड का नंबर वो प्रायोरिटी पे आ जाएगा। और इन्हें रिटर्न नहीं भरता है तो नाफेड का नंबर वैसे ब्लॉक हो जाना है। तो नाफेड क्यों नहीं भर रहा है ये थोड़ा समझ में आ जाए। क्या टीडीएस नहीं भर रहा है या नहीं? अरे हाँ, इसे दिनों से कितने महीनों से
अमर शहीद संत कंवरराम साहब की चतुर्थ ज्योत के तौर पर जरवार स्थित कंवर धाम में गद्दी नशीन संत साईं राजेश लाल साहिब का 53वां जन्मोत्सव कल बड़ी धूमधाम के साथ कंवर धाम में मनाया गया। इस समय वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करते हुए संत साईं राजेश लाल साहिब को उपस्थितों द्वारा जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही इस समय संत कंवरराम साहिब के पौत्र साईं सर्वानंद मोरडिया का जन्मदिवस भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 27 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। इसमें से केवल 6 मरीजों को ही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 52 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 50 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी है कि बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 19 लोग कोविड मुक्त भी हुए और इस दौरान 562 लोगों के थ्रोट से सैंपलों की जाँच की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व पर 13 से 15 अगस्त तक सर्वत्र हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और जिले के सभी नागरिक अपने अपने घरों, मकानों व दुकानों पर ध्वज संहिता का पालन कर शान से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ध्वज का अवमान न हो, इस बात की और सभी ने पूरा ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को मंजूरी प्रदान किए जाने के चलते पहले रद्द किए गए जिला परिषद व पंचायत समितियों के आरक्षण का कार्यक्रम अब नए सिरे से घोषित किया गया है। ऐसे में आगामी 28 जुलाई को जिला परिषद की 66 व 14 पंचायत समितियों के 132 सीटों के लिए आरक्षण के ड्रॉ निकाले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्थानीय निकाय संस्था चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी प्रदान होने से अब महानगर पालिका के चुनाव हेतु ओबीसी आरक्षित सीटों के ड्रॉ निकाले जाएंगे। आगामी 29 जुलाई को ओबीसी आरक्षण ड्रॉ की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं और अमरावती महानगर पालिका को इससे संबंधित एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद मनपा चुनाव विभाग द्वारा ओबीसी आरक्षण की ड्रॉ की प्रक्रिया का नियोजन करना शुरू कर दिया गया है। मनपा के स्वच्छता विभाग द्वारा सभी व्यापारिक क्षेत्रों में डस्टबिन चेकिंग व प्रतिबंधक प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज श्याम चौक और राजकमल चौक परिसर में प्लास्टिक जब्ती व डस्टबिन चेकिंग का काम किया गया। शहर की बढ़ती जनसंख्या व शहर के बढ़ते विस्तार को देखते हुए मनपा के अग्निशमन विभाग को हाईटेक बनाने का नियोजन मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए जिला नियोजन समिति से प्राप्त 11 करोड़ रुपए की निधि से अग्निशमन विभाग के लिए आधुनिक वाहनों के साथ ही अत्याधुनिक मशीनों की खरीदी की जाएगी। इन दिनों शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में शहर में डेंगू, मलेरिया व अन्य मौसमी बीमारियां फैलने का डर है, जिस पर प्रतिबंध के लिए सभी प्रभागों के स्वच्छता ठेकेदारों को अपने अपने प्रभागों में फवारनी व धुआरनी करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते अब शहर के सभी प्रभागों में फवारनी व धुआरनी की जा रही है। जय विदर्भ पार्टी द्वारा संभागीय आयुक्त को निवेदन देकर जिले में गीला अकाल घोषित करने की मांग की गई। इस समय सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि समूचे विदर्भ क्षेत्र में विगत एक सप्ताह के दौरान अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में बाढ़ व बारिश प्रभावितों को जल्द से जल्द सरकारी सहायता प्रदान की जाए। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के पंचवार्षिक चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी सितंबर में संस्था के चुनाव होना प्रस्तावित है। इस चुनाव के लिए विकास पैनल व प्रगति पैनल ऐसे कुल 2 पैनलों की घोषणा हुई है और इन दोनों पैनलों में आमने सामने की भिड़ंत रहेगी। विगत 5 वर्ष तक एक ही कार्यकारिणी में काम करने वाले नेता अब की बार आमने सामने हैं और संस्था के मौजूदा अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख व उपाध्यक्ष नरेश चंद्र ठाकरे द्वारा इस बार अध्यक्ष पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोकी गई है। ऐसे में इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्रोफेसर राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में आज पदवीदान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 922 छात्रों को संस्था के कोषाध्यक्ष हेमंत देशमुख के हाथों विभिन्न मान्यवरों की उपस्थिति में पदवियों का वितरण किया गया। इसी समारोह में विद्यापीठ रैंक होल्डर 181 छात्रों का गौरव भी किया गया। 22 जुलाई को वीर क्रांतिकारी आबा रेंगा कोरकू की 181वीं जयंती मनाएगी। इस समय मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा मेलघाट क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत धारनी के टेमली स्थित आश्रमशाला में आदिवासी समाज के मेधावी छात्रों का प्रमाण पत्र देकर सत्कार किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की धारनी शाखा द्वारा उपविभागीय कार्यालय में बचत समूह को कर्ज वितरण का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अध्यक्ष के तौर पर क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल उपस्थित थे, जिनकी अध्यक्षता में 2 करोड़ 25 लाख रुपए 38 समूहों को कर्ज के तौर पर वितरित किए गए। धारनी शहर में चौक चौराहों व बीच रास्ते पर बड़े पैमाने पर मवेशी बैठे रहते हैं, जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसे लेकर मंडल न्यूज द्वारा 2 बार खबरें प्रसारित की गई थी, जिसके बाद गहरी नींद में सोने वाला नगर पंचायत प्रशासन हड़बड़ाकर नींद से जागा और आज से आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। मोशी शहर के बीचों बीच स्थित साप्ताहिक बाजार क्षेत्र से आसरा माता मंदिर के पास बहने वाली दमयंती नदी पर बड़ा पुल बनाने की मांग आसरा माता ग्रुप की ओर से तहसीलदार सागर ढोले को ज्ञापन सौंपकर की गई।
संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने में केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने हेतु राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर रोजगार आंदोलन किया जाएगा और 16 अगस्त से 22 अगस्त तक समूचे देश में तीव्र निषेध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इन सब की सम्मति से इन सब की साझा कमेटी, एक देशव्यापी कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी द्वारा 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जंतर मंतर पर बहुत बड़ा और बहुत भारी रोजगार नीति बनाने के लिए आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। मेरी विदर्भवासी और अमरावती के सभी युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से, जो लोग भी नौकरी पाने के, काम करने के इच्छुक लोग हैं, इन सभी लोगों से निवेदन है इनसे और मैं समिति की तरफ से, राष्ट्रीय रोजगार समिति की तरफ से आप सबको 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक के लिए दिल्ली आमंत्रित करता हूं। चलो दिल्ली नारे के साथ आप सब लोग दिल्ली आए। आप लोगों का इस बहुत बड़े देशव्यापी स्तर के आंदोलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों की ये लड़ाई है, सभी की साझा लड़ाई है, इसे हमें जीतना है और मौजूदा सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य करना है। शहर की प्राचीन इमारतों में से एक प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज की जर्जर इमारत तोड़ने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। इमारत मालिक ने मजदूरों की मदद से इस इमारत को तोड़ने का काम शुरू किया। यह इमारत करीब 70 वर्ष पुरानी है और हाल ही में मनपा प्रशासन द्वारा शहर के 40 से अधिक जर्जर इमारतों के मालिकों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिनमें राजेंद्र लॉज की इमारत का भी समावेश था। ऐसे में इस इमारत के मालिक द्वारा खुद अपनी जर्जर इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। विगत माह 28 जून की आधी रात 1:30 से 2 बजे के दौरान अमरावती सेंट्रल जेल की बैरक क्रमांक 12 में रखे गए 3 कैदी जेल ब्रेक की घटना को अंजाम देते हुए यहां से फरार हो गए थे। इस घटना को घटित हुए आज करीब 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उन तीनों कैदियों का अब तक कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। ऐसे में बेहद सुरक्षित मानी जाती है अमरावती सेंट्रल जेल की सुरक्षा के साथ साथ जेल पुलिस व शहर पुलिस की कार्यक्षमता को लेकर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। सर्वाधिक हैरत इस बात को लेकर जताई जा रही है कि जेल ब्रेक की इस घटना को लेकर अब तक अमरावती सेंट्रल जेल के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही तय नहीं हो पाई है और कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की विभागीय जांच चल रही है। 2 दिन पूर्व स्थानीय पत्रकार कॉलोनी स्थित विद्या भारती पिछड़ा वर्गीय छात्रावास में रहने वाले 12 वर्षीय छात्र आदर्श कोगे की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि आदर्श की मौत सांस रुकने व दम घुटने की वजह से हुई थी, यानी किसी ने काफी देर तक उसके नाक व मुंह को जोर से दबाकर रखा था। इस जानकारी के सामने आने के बाद आदर्श के पिता नितेश कोगे की शिकायत के आधार पर छात्रावास के वार्डन रविंद्र तिगाड़े के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सदोष मनुष्यवध यानी हत्या का मामला दर्ज किया है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं घटना के बाद छात्रावास से अपने अपने गांव चले गए सभी छात्रों को अमरावती वापस बुलाकर उनके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया गाड़गेनगर पुलिस द्वारा शुरू की गई है। जिले की तिवसा तहसील अंतर्गत कौंडन्यपुर परिसर में शूट किया गया एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति 2 छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से शराब पिला रहा है। इस व्यक्ति की शिनाख्त आरवी तहसील के देवरवाड़ा निवासी के तौर पर हुई है। पता चला है कि साथ में दिखाई दे रहे दोनों बच्चे उसके अपने बेटा व बेटी हैं, जिनमें बेटे की उम्र काफी कम है, जिसे यह व्यक्ति अपने हाथों से शराब पिलाता दिखाई दे रहा है। वहीं कच्ची उम्र वाली उसकी बेटी अपने हाथों में बियर की बोतल लेकर खुद बियर पी रही है। कौंडन्यपुर अंजन सिंह मार्ग पर स्थित बियर बार के पास शूट किया गया यह वीडियो इस समय व्हाट्सएप और सोशल मीडिया साइट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत भी की है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन ऑटो स्टैंड के पास गांजे की तस्करी करने हेतु आई एक 26 वर्षीय युवती को पुलिस ने धर दबोचा। उड़ीसा से गांजा तस्करी करने के लिए अमरावती पहुंची शिल्पा माली नामक युवती के पास से पुलिस ने 13 किलो 760 ग्राम गांजे के समेत 2,86,000 रुपए का माल बरामद किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंबा मंगलम के पास रेलवे पटरी पर अमरावती अजनी इंटरसिटी रेलगाड़ी की चपेट में आने के कारण एक महिला की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। दरियापुर मूर्तिजापुर रोड पर सिरसो परिसर के शिव मंदिर के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 40 वर्षीय बालक व 12 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गए। नागपुर के हिंगना पुलिस थाना क्षेत्र के जामठा ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले संदेश सिटी वसाहत की इमारत की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर 42 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। यह घटना शुक्रवार की रात 9:30 बजे के आसपास घटित हुई। मृतक महिला की शिनाख्त शुभांगी गोयल के तौर पर हुई है, जो अपने पति के निधन के बाद अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के कंवरनगर स्थित मनोज ट्रेडर्स के संचालक को एक व्यक्ति ने करीब 20 लाख रुपए का चूना लगाया। इस मामले में मनोज झांबानी की शिकायत पर पुलिस ने मलाड पश्चिम मुंबई के महेंद्र माली नामक व्यापारी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है।
खाद्य तेल की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाने के बाद भी दूसरी कंपनी का स्टिकर लगाकर ग्राहकों को बेचते हुए धोखाधड़ी करने के मामले को लेकर मोर्शी के लीलाधर कुरवाड़े ने दौलतराम सुपर बाजार के खिलाफ ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार को शिकायत दी। साथ ही सबूत के तौर पर बिल की प्रतिलिपि भी सौंपी। बाजार भाव से काफी कम कीमत में सोना देने के नाम पर मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी संजय सोनकर नामक व्यवसायी को 1,55,000 रुपए से लूट लिया गया। यह घटना यवतमाल रोड पर जलू फाटे के सामने 21 जुलाई की दोपहर 1 बजे घटित हुई। लोनी पुलिस ने शिकायत पर राजू लंगड़ा व अन्य 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व डकैती की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बालाजी प्लाट परिसर में रहने वाले 72 वर्षीय किशोर चौधरी के घर में जोर जबरदस्ती घुसकर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। ऐसे में चौधरी की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने एक महिला सहित अन्य 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। धारनी के नेहरू नगर से कल एक मोटरसाइकिल चुरा ली गई। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अपराध शाखा पुलिस ने सिरजगांव कस्बा में रहने वाले 4 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 27,000 रुपये का माल बरामद करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें सिरजगांव कस्बा पुलिस के हवाले किया गया। पुसद के वसंत नगर पुलिस थाना क्षेत्र में पूस नदी के पुल पर खड़ी होकर एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नदी में छलांग लगाते हुए आत्महत्या कर ली। यह घटना कल शुक्रवार की दोपहर घटित हुई। पता चला कि शुभम घड़ियाले नामक युवक एक तरफा प्यार में इस लड़की पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर इस नाबालिग लड़की ने आत्मघाती कदम उठाया। यवतमाल शहर के पिंपलगांव परिसर स्थित कानन साबर कैफे के संचालक ने नीट परीक्षा देने की तैयारी कर रहे 8 विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी की। इन विद्यार्थियों ने प्रति छात्र 1,700 रुपये अदा करते हुए परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरा था और साइबर कैफे संचालक गिरीश गेडाम से उसकी रसीद भी ली थी। लेकिन जब हकीकत में ये विद्यार्थी परीक्षा देने हेतु केंद्र पर गए तो उन्हें पता चला कि उनका कोई आवेदन ही जमा नहीं हुआ। ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले इन विद्यार्थियों को बिना पेपर दिए वापस लौटना पड़ा। यवतमाल आश्रमशाला में रसोई के पद पर नौकरी लगाने का प्रलोभन देकर एक बेरोजगार युवक को 3 लाख रुपए का चूना लगाकर धोखाधड़ी की गई। यह घटना गुरुवार के दिन यवतमाल के गणेश नगर उमरसरा में घटित हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।